चलिए, तो हम लोगों ने पांडुवंश तक कंप्लीट कर लिया था और आज हमको यहाँ पर पांडुवंश के बाद मैकल का जो सोमवंश है और ये जो कलिंग का सोमवंश है इसको देखना है। और इसके बाद यहाँ पर पाली का जो बाण वंश है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग पांडुवंश देखे थे ये कुछ ये वाले क्षेत्र में मतलब महासमुंद वाले क्षेत्र में हम लोगों ने पांडुवंश के बारे में बात किया है। तो पांडुवंश ही आगे चल करके यहाँ पर सोमवंश बना है, मतलब ये जो मैकल का सोमवंश है और ये जो कलिंग का सोमवंश है वो पांडुवंश ही है, जो कि आगे चल करके ये सोमवंश के नाम से जाना गया। तो ये 3 भाग में बटा हुआ था। ठीक है, पहला मैंने क्या बोला, इधर ये वाला मैकल का सोमवंश, इधर वाला कलिंग का सोमवंश और एक भाग इधर कांकेर का सोमवंश। तो इस प्रकार से अलग अलग भाग में ये जो सोमवंश है मतलब जो पांडुवंश है वो बढ़ जाते हैं और सोमवंश के नाम से जाना जाता है। ये जो कांकेर वाला सोमवंश है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जो मैकल वाला सोमवंश है इसके बारे में 1-2 जानकारी है जिसको देखना है। कलिंग का जो सोमवंश है उसके बारे में भी 2-4 जानकारियाँ हैं, उसको हमको यहाँ पर देखना होगा। बस इतना याद रखेंगे, जो पांडुवंश था, सिरपुर में जो पांडुवंश था वही आगे चलकर किस प्रकार से यहाँ पर सोमवंश के नाम से जाना गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पाली का जो बाण वंश है उसको भी देखेंगे। पाली का बाण वंश का उदय जब होता है लगभग 9वीं सदी के आसपास से जो पाली का बाण वंश है उसका उदय होता है और ज़्यादा दिन तक ये रहता नहीं है। यहाँ कलचुरी वंश का आक्रमण होगा। कलचुरी वंश किस प्रकार से इधर से आक्रमण होगा और आक्रमण होने की वजह से पाली के जो बाण वंश है वो समाप्त हो जाता है और वहाँ पर फिर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, मतलब ये वाले जो पाली वाले क्षेत्र है वहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना होती है और फिर छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक कलचुरी वंश यहाँ पर रहता है। चलिए, तो इस प्रकार से आगे हम लोग इन सब चीज़ को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सोमवंश है, मैकल का सोमवंश, कलिंग का सोमवंश, तो इधर ये वाला मैकल वाला तो ठीक है, ये वाले क्षेत्र में है। कलिंग वाला जो सोमवंश था वो लगभग ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से था, मतलब कि जो सिरपुर वाला क्षेत्र है उसी के आसपास होते हुए और धीरे धीरे फिर ये इधर खिसकते गए, मतलब कलिंग साइड खिसकते गए, मतलब उड़ीसा साइड धीरे धीरे ये जो कलिंग का सोमवंश है वो खिसकते गए। और जब यहाँ पर जब कलचुरी वंश आ जाएगा, कलचुरी वंश जब आ जाता है तो कलचुरी वंश के आने के बाद ये और इस प्रकार से इनको इधर मतलब खिसक जाना पड़ता है, मतलब इधर ये भग जाते हैं। कलिंग के जो सोमवंश है वो धीरे धीरे कलिंग साइड चले जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से इनको हमको यहाँ पर देखना होगा। तो पहले यहाँ पर ये जो मैकल का सोमवंश है और ये जो कलिंग का सोमवंश है इन दोनों को समझ लेते हैं, क्या है कैसा है, इनके जो भी शासक वगैरह है उसको समझ लेना है। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पर पाली का जो बाण वंश है उसको देखेंगे और पाली के बाण वंश का अंत यहाँ पर कैसे होगा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना होगी, आगे उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, तो जो मैकल का सोमवंश है और कलिंग का सोमवंश है इसके शासकों के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, तो शासकों में ज़्यादा कुछ इसका शासकों को याद नहीं रखना, ठीक, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं नाम यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, चाहे तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ये सब के नाम में यहाँ पर बल बल आते जाएगा, जैसे कि जय बल है। ठीक है, जय बल के बाद वत्स बल याद रखेंगे और इनके शासकों को एकदम क्लियर जानकारी भी नहीं है कि यही शासक ऐसा टाइप से, मतलब ये सीक्वेंस इस प्रकार से है ऐसा टाइप के, इसका कंफर्म भी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो शासकों के बारे में हमको जानकारी है उसको आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेना है। सबके लास्ट में यहाँ पर बल बल आते जाएगा। ठीक है, जैसे कि जय बल है, वत्स बल है, फिर यहाँ पर क्या है, नाग बल है, फिर यहाँ पर भरत बल आएगा। ठीक है, भरत बल, फिर यहाँ पर एक सूर बल आएगा। इस प्रकार से। ठीक, अब देखो इसमें आपको याद ये रख लेना है कि जो सुरबल, ठीक है, सुरबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको, बाकी इन सब के बारे में ऐसा कोई विशेष जानकारी नहीं है। ये सुरबल याद रखेंगे। सुरबल के बारे में क्या याद रखना है कि इनका एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, बम्हनी नामक एक स्थान है और जहाँ तक ये जो बम्हनी है इसको पूछा गया CGPSC 2022 में कोई एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो बम्हनी नामक जो स्थान है, तो ये जो महासमुंद में बम्हनी है एक, है ना, जो महासमुंद में बम्हनी नामक स्थान है, जहाँ तक ये उसी के बारे में बात किया जा रहा है। हालांकि ऐसे उसमें मेंशन तो नहीं किया गया था कि कौन से जिले का है, लेकिन जो बम्हनी बोला जा रहा है, बम्हनी नामक स्थान से इसका जो भी ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो संभवतः ये जो महासमुंद का जो बम्हनी है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जो बम्हनी है वहाँ से इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सूरबल का जो ताम्रपत्र है
वो बम्हनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बम्हनी नामक स्थान से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से, ठीक है। और देखो इसमें अब मैकल का जो सोमवंश है इसमें और कोई भी जानकारी नहीं है, सिर्फ आपको इससे याद रखना पड़ेगा। दूसरा चीज और यहाँ पर जो मैकल का सोमवंश है उसका कुछ जानकारी और हमको जो मल्हार ताम्रपत्र है वहां से भी जानकारी मिलती है, लेकिन उसको चाहे तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लीजिए एक बार इसको। तो मैकल का सोमवंश में आपको सूरबल के बारे में याद रखना है, बम्हनी नामक स्थान से ताम्रपत्र प्राप्त है, बस इतना काफी है। अब यहाँ पर कलिंग के सोमवंश को देखिए। अब कलिंग के सोमवंश के बारे में भी आपको कुछ विशेष जानकारी याद नहीं रखना है। इतना याद रख लीजिए कि इसको जो शासक हैं उनमें पहला जो शासक अभी यहाँ पर मैं जो लिखने वाला हूँ, पहले शासक को छोड़ करके बाकी जो भी शासक मैं लिखूंगा उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब देखो पहला शासक यहाँ पर शिवगुप्त है। अब इनके बहुत सारे शासकों का नाम है, सबका नाम आपको याद रखना नहीं है, इसका आपको हल्का फुल्का मैं हिंट दे दूंगा कैसे थोड़ा बहुत याद रखना है, बाकी सब चीज़ को ऐसे विशेष करके आपको मतलब सबको ऐसे रटना नहीं पड़ेगा। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं महाभवगुप्त। महाभवगुप्त, महाभवगुप्त, लेकिन देखो महाभवगुप्त के साथ एक चीज और लगाएंगे, ये जय में जय, ठीक ऐसे। तो महाभवगुप्त जय में जय इस प्रकार से। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा महाशिवगुप्त, ठीक है, महाशिवगुप्त। फिर इसके सामने भी ये ऐसे लगेगा, ये आती लगेगा महाशिवगुप्त, ठीक है। ये जय में जय या फिर जमे जय ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो इसको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, जय में जय या फिर जमे जय ऐसे टाइप लिखाता है, जमे जय। तो ये महाशिवगुप्त। देखिए महाभवगुप्त बाद कौन, महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त, ठीक है। तो महाशिवगुप्त इसके सामने लिखाएगा ययाति, तो इसके बाद लिखाएगा इस प्रकार से ययाति। अब फिर यहाँ पर अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा वो महाभवगुप्त, महाभवगुप्त। फिर इसके सामने ये क्या नाम लिखाता है, भीमरथ लिखाता है, भीमरथ। फिर यहाँ पर अब महाशिवगुप्त आएगा, महाभव के बाद महाशिव आएगा, तो ये महाशिवगुप्त आएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से, ठीक है, महाशिवगुप्त। फिर इसके मतलब इसके सामने क्या लिखाएगा, धर्मरथ लिखाएगा, इस प्रकार से धर्मरथ, ठीक। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखो ये महाशिवगुप्त आ गया, महाभवगुप्त फिर आएगा, ठीक है, महाभवगुप्त। और इसके बाद यहाँ पे लिखाएगा नहुस, ठीक है, महाभवगुप्त नहुस। और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा, महाशिवगुप्त आएगा। उसके सामने यहाँ पर क्या लिखा, देखो ये क्या हो रहा है, एक बार महाशिवगुप्त है, फिर एक बार महाभवगुप्त है, फिर एक बार महाशिवगुप्त है, फिर एक बार महाभवगुप्त है। तो उसी प्रकार से रिपीट होते जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे रिपीट करते करते जाना है आपको। और बाकी यहाँ पर लास्ट में एक आते हैं शासक जिसको कर्णकेसरी बोलते हैं, ठीक, कर्णकेसरी। तो इनका फिलहाल तो मैं यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म है उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो चलो आप लोग इसको डिटेल में लिखिएगा, लेकिन फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए, महाशिवगुप्त है और महाभवगुप्त है, ठीक है। मतलब एक क्या है महाशिवगुप्त है और एक क्या है महाभवगुप्त है, इस प्रकार से। महाभवगुप्त, भव मतलब कि बी, और महाशिवगुप्त है मतलब कि एस, ठीक है, महाशिव से एस। तो ऐसे महाशिवगुप्त मतलब कि एम एस, और यहाँ पर रहेगा चंडीहर, ऐसे चंडीहर, ठीक है, मतलब महाशिवगुप्त चंडीहर। इसके बाद यहाँ पर महाशिव मतलब महाभवगुप्त
उद्योत केसरी, ऐसे। चलो इसको, अब इसके बाद एक है जन्मेजय, ठीक है, जन्मेजय, तो महाशिवगुप्त जन्मेजय फिर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, MS जन्मेजय, जन्मेजय, ऐसे। और इसके बाद आएगा कर्णकेसरी। चलो, तो ये शासक हैं यहाँ के। अब इनमें आपको जबरदस्ती का कोई भी चीज़ को याद नहीं रखना है, बस ये याद रखेंगे कि यहाँ पर महाशिवगुप्त को छोड़ करके ये जितने भी शासक हैं, इस सभी शासकों ने यहाँ पर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की है, त्रिकलिंगाधिपति, ठीक, इसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी। चलिए, तो ये इस प्रकार से ये हुआ। अब इसमें आपको और कुछ तो विशेष जानकारी नहीं है, लगभग 9वीं से लेकर के 11वीं सदी के आसपास तक ये शासन किए हैं, और लगभग वही कुछ समय है। ये मैकल का जो सोमवंश है ये लोग शासन किए हैं, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेंगे। ये जो कलिंग का जो सोमवंश है, इसमें जितने भी शासक थे उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मैकल का सोमवंश है, उसमें ये जो सूरबल थे, उन्होंने बम्हनी नामक स्थान से उसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इतना काफ़ी इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा कैसे, देखो कलिंग के सोमवंश में क्या है, शिवगुप्त है पहला, उसके बाद यहाँ पर महाभवगुप्त जन्मेजय, महाशिवगुप्त ययाति, महाभवगुप्त भीमरथ, महाशिवगुप्त धर्मरथ। मतलब कि देखो, एक बार महाभवगुप्त आ रहा है, एक बार महाशिव आ रहा है, एक बार महाभव आ रहा है, एक बार महाशिव आ रहा है, फिर महाभव आया, फिर महाशिव आया, फिर महाभव आएगा, फिर महाशिव आएगा। तो वैसे महाशिव, महाभव, महाशिव, महाभव, इस प्रकार से ये आते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए आता है पाली का जो बाणवंश है, ठीक है। तो पाली के बाणवंश में भी बहुत सारे कोई शासक नहीं है, लगभग 9वीं सदी के आसपास ये तो पाली का जो बाणवंश है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब पाली का जो बाणवंश है, देखो पाली मतलब कि ये कोरबा में है ना, पाली ध्यान में रखेंगे। तो राजधानी इनका क्या रहेगा, पाली में रहेगा, पाली वाले क्षेत्र में रहकर शासन कर रहे हैं। राजधानी इन्होंने क्या बनाया है, राजधानी पाली को बनाया हुआ है। इसका संस्थापक, एक तो संस्थापक देख लीजिए, और दूसरा यहाँ पर एक शासक थे विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य जयमऊ लिखाता है, मतलब विक्रमादित्य जयमऊ उसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हमको याद रखना पड़ेगा। तो एक तो संस्थापक याद रख लीजिए, ठीक, एक संस्थापक याद रख लीजिए। संस्थापक आपका मतलब क्या है, महामंडलेश्वर, ठीक है, महामंडलेश्वर मल्लदेव लिखाता है ये, इतना ही काफी कर, चलो लिख लो, ये संस्थापक हैं। अब इसके बाद एक शासक आते हैं, है ना, एक शासक आता है, उसको याद रखेंगे, ठीक है। शासक में सिर्फ एक नाम आपको याद रखना है, हालांकि महामंडलेश्वर मल्लदेव भी ये भी शासक हैं, लेकिन यहां पर अब आपको याद रखना क्या, विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य जयमऊ, ये ऐसे विक्रमादित्य जयमऊ। अब यहां पर हम लोग क्या जानते हैं, ये जो विक्रमादित्य जयमऊ है, इनके ऊपर आक्रमण होता है कलचुरी वंश का, ठीक है। आगे हम लोग अब कलचुरी वंश पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे कि इधर से, किधर से, इधर से, इस प्रकार से पाली वाले क्षेत्र में कलचुरी वंश का आक्रमण होता है, आक्रमण, ठीक है। और ये जो कलचुरी वंश का आक्रमण इधर होता है, तो जो विक्रमादित्य जयमऊ जो शासन करते रहते हैं, उसको वहां पर मार करके यहाँ पर पाली वंश का, मतलब पाली वाले क्षेत्र में नहीं है, तुमाड़ में हम लोग देखेंगे, है ना, तुमाड़, पाली के आसपास ही है वो क्षेत्र,
तो तुमाड़ वाले क्षेत्र में कलचुरी वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय हम लोग देखने वाले हैं, शंकरगढ़ द्वितीय, ठीक है, जो कि कलचुरी वंश का शासक थे, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं। अब इसके बारे में एक चीज और याद रख लीजिए, जो विक्रमादित्य जयमऊ जो यहाँ पर बताया हूँ ना, इसके बारे में यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लीजिए कि जो पाली का जो शिव मंदिर है, पाली में एक शिव मंदिर है वहाँ पर, तो पाली के शिव मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था, है ना। और इसी का आगे हम लोग देखने वाले हैं, जो कलचुरी वंश के एक शासक होते हैं वो इसका जीर्णोद्धार भी करवाएंगे। ठीक है, कलचुरी वंश के शासक मतलब जहाँ तक वो जाज्वल्यदेव प्रथम है, वो इसका जीर्णोद्धार भी करवाते हैं। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से पाली के शिव मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो विक्रमादित्य जयमऊ है उसके द्वारा कराया जाता है। तो अब ये इस प्रकार से हुआ। अब ये जो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो 9वीं सदी में इस प्रकार से शासन यहाँ पर कर रहे हैं, तो लगभग 900 ईस्वी के आसपास ही, है ना, 900 ईस्वी के आसपास ही क्या होता है, कलचुरी वंश का आक्रमण होता है। ये कलचुरी वंश का आक्रमण यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ हूँ, ये लगभग 900 ईस्वी के आसपास आक्रमण इनका होता है, ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग आगे अब अगले क्लास में पढ़ेंगे, मतलब अगले क्लास में हम लोग अब कलचुरी वंश पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पाली के सोमवंश पाली के जो ये जो बाण वंश है इसका अंत हो जाएगा। यहाँ पर कलचुरी वंश अंत करके यहाँ पर स्थापना कर देंगे किसका, कलचुरी वंश का। ठीक है, तुमाड़ वाले क्षेत्र में, मतलब ये जो रतनपुर वाला क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कलचुरी वंश पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैकल वंश धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाते हैं। कलिंग जो सोमवंश है ये भी इधर खिसकते इधर चले जाते हैं। तो इधर का ये सभी सब समाप्त हो गए। यहाँ पर हम लोग नीचे में जो देखे हुए थे, नीचे में नल वंश शासन करते रहते हैं। ये बस्तर वाले क्षेत्र में नल वंश शासन करते रहे। तो नल वंश के बाद आगे अब जो भी शासक वगैरह आएगा उसको आगे उसमें हम लोग देखेंगे। छिंदक नागवंश वगैरह आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। ये जो बस्तर का छिंदक नागवंश अगले क्लास में उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमको कलचुरी वंश पढ़ना होगा। ठीक, कलचुरी वंश अगले क्लास में शुरू कर दूंगा। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही देखते हैं, बाकी इसमें और कुछ जानने लायक नहीं है। इन शासकों को आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इन राजवंश को थोड़ा बहुत आपको देख करके छोड़ देना है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में फिर।